तो कैसे हो मेरे चीतों गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको जीन पियाजे की थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीवाईक्यू जो होते हैं 2019 से लेकर 2024 तक के पीवाईक्यू जो है आज की इस वीडियो में कराने वाला हूँ। मतलब जीन पियाजे से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू है वो आज की इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ये पेपर 1 और 2 के लिए है, जो पेपर 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं, और ये हमारा चैनल है। चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो भाई, जीन पियाजे की थ्योरी जो है इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए सांसें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जीन पियाजे की थ्योरी हो गई, वाइगोस्की की थ्योरी हो गई, कोलबर्ग की थ्योरी हो गई, इनसे जो है टोटल करके जो है 10 से 12 नंबर तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये थ्योरी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं जीन पियाजे के बारे में। पहले जान लेते हैं जीन पियाजे कौन थे। 9 अगस्त 1886 को जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। और ये स्विट्जरलैंड के ही मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे एक कट्टरपंथी रचनावादी रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म थे। कहने का मतलब आपने कभी सुना है ये कट्टरपंथी, यानी कि कभी आपने सुना है कि ये कट्टर हिंदू है, या फिर ये कट्टर मुस्लिम है, या कट्टर सिख है। तो कट्टर का मतलब आप नेगेटिव में मत ले जाओ, यानी कि वो जो है मतलब अपने धर्म को पालने, जो वो जो है मतलब अपने धर्म को बहुत ज़्यादा जो है मानते हैं, इसलिए जो है वहाँ पे कट्टर शब्द का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कट्टरपंथी रचनावादी का मतलब हो गया है कि ये जो है ना, मतलब ये कुछ भी कार्य करते थे ना तो रचना करके करते थे। कुछ भी चीज़ कंस्ट्रक्टिविज्म के आधारित पे जो है इनकी थ्योरी भी है। और इनकी थ्योरी में जो बच्चों को बताया गया है, तो ये कहते भी हैं कि बच्चे जो है कोई भी कार्य जो है, कोई भी चीज़ जो है वो कैसे करता है? रचना करके करता है। एक्टिविटी करके बच्चा जो है कुछ भी चीज़ करता है। तो इसलिए हम इसको कट्टरपंथी रचनावादी कहते हैं। कट्टरपंथी का मतलब आप नेगेटिव में मत ले जाना। उसके बाद इन्हें जो है आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा यानी कि जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है जो ज्ञान की उत्पत्ति का जो अध्ययन होता है ना, उसे हम आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा कहते हैं। जैसे कि आप सीटेट का अध्ययन कह रहे हो, सीटेट का जो ये अध्ययन कर रहे हो आप, तो किसका अध्ययन कर रहे हो? जीन पियाजे का अध्ययन कर रहे हो। और जीन पियाजे किसके अंतर्गत आ रहे हैं? सीडीपी के अंतर्गत। उसी प्रकार से जो जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी कहते हैं, ज्ञान की उत्पत्ति के अध्ययन को, स्टडी को जो है हम आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा यानी कि जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड मैं हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को जो है पियाजे ने जो है नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट के रूप में बताया। क्यों बताया? कि इनका कहना है कि बच्चा जो है कुछ भी जो है मतलब कुछ ना कुछ खुराफाती करता रहता है। अगर आप कुछ भी दे दो, आपने अपने घर में भी एग्जाम्पल देखा होगा कि जैसे बच्चों को कुछ भी आप देते हो, खिलौना या खेलने के लिए कुछ भी देते हो, इनफैक्ट मैं अपने भांजे को कुछ भी देता हूँ, वो ससुरा क्या करता है, वो हर चीज़ को खोल खाल देता है। बोलता है मम्मा ये देखो ये, मेरे को बोलेगा मम्मा मामा ये देखो ये। तो वो क्या है, बच्चा जो है लिटिल साइंटिस्ट है। और बच्चा जो है कुछ भी चीज़ जो है हैंड ऑन एक्सपीरियंस करके जो है कोई भी कार्य करता है और किसी भी चीज़ को सीखता है। उसके बाद है पियाजे के अनुसार विकास असतत प्रक्रिया। असतत प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि पियाजे ने विकास को चरणों में विभाजित किया। चरणों का मतलब हो गया है कि इन्होंने स्टेजेस में बांट दिया है कि भाई 0 से 2 साल तक का जो बच्चा होगा उसका इतना विकास होगा। उसके बाद 3 से 7 साल तक का जो बच्चा होगा उसका इतना विकास होगा। आगे स्टेजेस में मैं आपको बताऊंगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद बच्चे को ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में जो है पियाजे बताते हैं कि जो यानी कि जो बच्चा है वो जो है अपने ज्ञान का निर्माण जो है सक्रिय रूप से करता है, यानी कि एक्टिवली करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अभी पीछे मैंने पियाजे के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया है, मे भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। ध्यान रखना, सारे नोट्स आपको बनाने हैं। नोट्स नहीं बनाओगे तो आप जितना भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सब भूल जाओगे। और जो भी पॉइंट बताता हूँ ना, वो सारे पॉइंट आपको लिखने, क्योंकि पेपर जो है ना उन्हीं पॉइंट से बनते हैं, ध्यान रखना। तो भाई सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए संज्ञानात्मक क्या होता है। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान क्या होता है? यानी कि हमारे माइंड का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, हमारे संज्ञान का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो इसी का जो सिद्धांत है वो पियाजे के द्वारा दिया गया है। तो देख लेते हैं संज्ञानात्मक विकास क्या होता है और इससे हमें कैसे हेल्प मिलता है बच्चों के परिप्रेक्ष्य में। तो संज्ञानात्मक विकास जो है, यह जो सिद्धांत हमें बच्चों के विकास और उनके सीखने की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। यानी कि जो सिद्धांत है हमें क्या करता है, हेल्प करता है कि बच्चे जो है किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, किस प्रकार से उनका विकास होता है। ये सारी चीज़ें समझने में हमारे को जो है ये सिद्धांत हेल्प करता है। अब इस सिद्धांत को हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे जाके जो है आप कहीं ना कहीं बच्चों से जो है आपका आमना सामना होगा। आप बच्चों को समझोगे, बच्चों के विकास किस प्रकार से हो रहे हैं, उनको कैसे सिखाना है कोई चीज़ें, तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। या वहाँ पे जाके आप एक्सपेरिमेंट तो करने नहीं लगोगे बच्चों पे कॉपी पेन लेके कि भाई बच्चों का जो है हम देखते बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। हमें इनकी थ्योरी ही, जो मनोवैज्ञानिक थे, इनकी थ्योरी से ही तो हमें पता चलेगा ना। चलो उसके बाद है, यह सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चों का विकास किस प्रकार होता है। बच्चों की सोचने और समझने का तर्क बचपन से बड़ों तक जो है बदलता रहता है। यानी कि
जो बचपन में बच्चे जो जो सोचने और समझने का जो तर्क होता था बच्चों का, मतलब किसी भी चीज़ को समझने का तर्क क्या देते थे बच्चे बचपन में, और जो बड़े में क्या दे रहे हैं, दोनों में बहुत बदलाव हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब बचपन में थे तो आप सिर्फ़ अपने बारे में सोचते थे। यानी कि कोई भी, लाइक अगर आपको एक लॉलीपॉप चाहिए, टॉफ़ी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि जो है हमें लॉलीपॉप चाहिए, अगर लॉलीपॉप नहीं मिलेगा तो मैं ये काम नहीं करूँगा। सिर्फ़ अपनी-अपनी देखते थे। इट डज़न्ट मैटर कि आपके पेरेंट्स के पास पैसे हैं या नहीं है। ₹1 तो होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको उस परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ जिसमें आप समझने की कोशिश करो। तो आपको नहीं, मतलब अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो आप पेरेंट्स को बोल देते थे कि हमें ये चीज़ चाहिए, और यदि वो नहीं मिला तो बच्चा हंगामा कर देता था। तो ठीक है? उसके बाद है विचार से भाषा आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट में। इस वाले लाइन से काफ़ी बार क्वेश्चन बने, यानी कि थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज। यानी कि जो पियाजे थे ना, वो लैंग्वेज को ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते थे। वो ना विचार को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते थे, क्योंकि उन्होंने जो है जो सिद्धांत है वो भी संज्ञानात्मक विकास का दिया था। इनका कहना था कि हम कुछ भी बोलते हैं ना, बोलने से पहले हमारे अंदर विचार आती है, तभी जो है हम किसी चीज़ को जो है हम बोलते हैं, वर्ड्स के थ्रू जो हम एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक अच्छा सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कभी बड़े बूढ़ों से डाँट खाए हो? मतलब कभी उनके सामने उल्टा-सीधा बोल देते हो, या गलती से बुला चलाया जाता है, गलती से जो है मतलब गलती से मुँह से निकल जाता है, तो क्या बोलते हो? कि भाई कम से कम बोलने से पहले सोच तो लिया कर। बोलने से पहले सोच तो लिया कर। वही तो बात बताई है पियाजे ने, विचार से भाषा आती है। यानी कि भाषा बोलने से पहले क्या है? भाषा बोलने से पहले विचार मन में आते हैं। यही चीज़ पियाजे बता रहे हैं। पियाजे ने भाषा को इतना महत्व नहीं दिया है। पहले विकास होगा, उसके बाद बच्चे जो है सीखेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग। यानी कि बच्चे का जो है सबसे पहले क्या होगा? बच्चे का सबसे पहले विकास होगा, यानी कि डेवलपमेंट होगा, उसी के बाद तो भाई बच्चा कुछ सीखेगा। यानी कि हम बोलते भी नहीं कि बच्चा जो है, अभी बच्चे का विकास नहीं हुआ इसलिए जो है ये बुर्बकपना कर रहा है। हम ऐसा कभी बोलते हैं, हमारे मतलब घर वगैरह में भी बोलते हैं कि अरे ये गधा जैसा हो गया है, कभी-कभार ऐसा मतलब ऐसा भी बोल देते हैं कि गधा जैसा हो गया, दिमाग नहीं आया है। तो क्या है? गधा जैसा हो गया लेकिन दिमाग नहीं है। दिमाग क्या है? सीखना, उसमें जो है ज्ञान नहीं है, यानी कि उसका विकास तो हो गया है, लेकिन वो क्या है, उसमें लर्निंग नहीं आई है। तो यही जो है पियाजे बोलते हैं कि पहले बच्चे का विकास होगा, उसी के बाद बच्चा जो है कोई चीज़ें सीखेगा। ठीक है? ये दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके बाद इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, यानी कि जो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, जो अभी मैंने पीछे आपको पढ़ा है, इसका प्रमुख प्रस्ताव क्या है? चारों पॉइंट में करेक्ट आंसर क्या है वो मुझे आप कमेंट करके बताओगे। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, यानी कि जो एवरेज जो है मतलब जो बड़ों की सोच होती है उससे जो है नीचे स्तर की होती है। ऐसा है? देखते हैं भाई क्या है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। उसके बाद बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न रहती है। उसके बाद है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे बताओगे। अभी मैंने पीछे पढ़ाया आपको। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, आई थिंक आपने कमेंट कर दिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है, फोर्थ आंसर है। यानी कि बच्चे और जो वयस्क होते हैं ना, दोनों की सोच में ना गुणात्मक रूप से हमें अंतर देखने को मिलता है। गुणात्मक कैसे? इसका भी एक उदाहरण समझ लो। उदाहरण मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये इतनी बड़ी स्लाइड नहीं है जो यहाँ पे मेंशन करूँ, तो मैं जो है वर्बली आपको बता रहा हूँ। देखो भाई, उदाहरण के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ही को लेके चलते हैं, या आपके घर में कोई बच्चा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा भांजा है, तो क्या है वो अभी अपने बारे में सिर्फ सोचेगा। उसको इससे मतलब नहीं है कि भाई घर में क्या स्थिति है, नहीं स्थिति है, उसको हर चीज़ टाइम पे चाहिए। हर चीज़ अगर कुछ बोल रहा है वो, तो उसको टाइम पे चाहिए, नहीं दोगे तो हंगामा करेगा, रोएगा, पीटेगा। लेकिन आगे इसी के अगेंस्ट अपोजिट साइड उसके फादर को देखें या उसकी मदर को देखें, तो उनकी सोच कैसे होगी? उनकी सोच ये होगी आज मेरा बच्चा को जो है मतलब खाना जो है खाया या नहीं, या उसके बाद जो है आज मेरे बच्चे ने ये बोला है तो ये लेके जाना। बेशक उनके पास पैसे ना हो तब भी वो लेके आएँगे। तो दोनों की सोच में क्या है, गुणात्मक रूप से परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आया होगा। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पियाजे के सिद्धांत के 4 कारक। 4 कारक कौन-कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। पहला कारक है जैविक परिपक्वता, यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। ये क्या होता है कि इसमें जो है बच्चों को कुछ चीज़ उम्र के साथ आती है, जैसे कि चलना, बोलना, कूदना, और यह जो है बच्चों में जो है आनुवांशिक रूप से आती है, यानी कि जेनेटिकली ये जो है बच्चों में आती है। यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ है, ज़रूरी तो नहीं है कि भाई जो बच्चा पैदा हुआ है सीधा भागना चालू कर देगा। भाई उम्र के साथ ही तो आएगी। जैसे-जैसे वो मतलब 15 महीने, 16 महीने का होगा, तब जाके जो है वो क्या करेगा, चलना जो है चालू करेगा। तो उम्र के साथ ही तो आ रही है। फिर वो जो है 20 महीने के बाद जो है वो फिर क्या करेगा, बोलना चालू कर देगा थोड़े से वर्ड,
इनके स्टेजेस भी मैंने आपको करा रखे हैं। उसके बाद वो कूदना चालू ये सब कर देगा। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है? ये सारी चीज़ें इसके बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, परिपक्वता पे डिपेंड करती है। पहला है ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है। दूसरा है सक्रिय अन्वेषण यानी कि एक्टिव एक्सप्लोरेशन यानी कि एक्टिविटी। बच्चा कोई भी कार्य जो है ना करके सीखता है, एक्टिविटी करके सीखता है। समय के साथ जो बच्चों को अनुभव मिलता है वह बच्चों के अन्वेषण में मदद में यानी कि एक्सप्लोरेशन में मदद करता है। यह बच्चों में क्रिया यानी कि एक्टिविटी करने से आती है। कुछ भी कार्य जो है बच्चे को अगर कुछ भी सिखाना है या सीख रहा है बच्चा, वो क्या कैसे सीख रहा है? वो एक्टिविटी करके सीख रहा है। थर्ड फैक्टर है हमारा सामाजिक अनुभव यानी कि सोशल एक्सपीरियंसेस से भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है। बच्चा समाज में सही या गलत का अनुभव करके सीखता है। यह बच्चे में सामाजिक संपर्क यानी कि सोशल इंटरेक्शन से आती है। यानी कि बच्चा जो समाज में कुछ चीज़ें सीख रहा है या किसी चीज़ का अनुभव कर रहा है तो वो कैसे हो रहा है? वो सोशल इंटरेक्शन का मतलब होता है कि बड़े बुजुर्ग से बातचीत कर रहा है, अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर रहा है, उसके बाद दोस्त यार से इंटरेक्ट कर रहा है, अपनी महिला मित्र पुरुष मित्र से इंटरेक्ट कर रहा है, और वहाँ पे भी जो है सामाजिक अनुभव गेन करके भी बच्चा काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है। उसके बाद है संतुलन यानी कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बच्चे के अंदर संतुलन आवश्यक है। यदि वो असंतुलन हुआ तो बच्चा जो है कन्फ्यूज़ हो जाएगा। बच्चे के अंदर संतुलन होना आवश्यक है। इसका आगे स्टेज वो मैं आप प्रक्रिया भी बताऊंगा ये क्या होते हैं। तो इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि आपने बताया C4 कैट, C4 कैट के बारे में आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि कैट के जो है 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, 2 कान होते हैं, एक मुंह होता है, एक नाक होता है। उसने सेम डे में ही जो है आपने जो है उसको डॉग के बारे में नहीं बताया। उसने सेम डे जो है आपने बताया कैट के बारे में, उसने सेम डे जो है कुत्ते को देख लिया। कुत्ते को देख लिया, अब क्या होगा? अब वो जो है कन्फ्यूजिया आ जाएगा। कन्फ्यूजिया कैसे जाएगा? कन्फ्यूजिया आ जाएगा कि मम्मा ने तो बताया था या मेरी टीचर ने तो बताया था कि बिल्ली के 4 पैर, यहाँ तो इसके भी 4 पैर है और ये इसके भी पूँछ है, इसके भी कान है, इसके भी मुँह है। वो कन्फ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए बच्चे के अंदर जो है क्या संतुलन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। असंतुलित रहा तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा, वो फिर चीज़ों को अच्छे से नहीं सीख पाएगा। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? आपको सीरीज वाइज बताना है। जो अभी मैंने पीछे आपको चारों तत्व बताए ना, उनके सीरीज वाइज नाम बताना है। क्वेश्चन पूछा गया ही है। पहला है परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव, संतुलीकरण। उसके बाद है सामाजिक अनुभव, संतुलीकरण, परिपक्वता, क्रियात्मकता। उसके बाद है सामाजिक अनुभव, परिपक्वता, क्रियात्मकता। उसके बाद परिपक्वता, क्रियात्मकता, संतुलीकरण और सामाजिक स्तर। तो आप बताओ करेक्ट आंसर क्या है? क्योंकि आप अच्छे से जो मैं समझा रहा हूँ इसको आप समझ रहे हो या नहीं हो रही, या आपका जो है सेल्फ इवेल्युएशन आपका हो रहा है यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है। फर्स्ट कैसे है? परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव, संतुलीकरण। इसका आंसर मैं आपको बता दूं, ये देखो, संतुलीकरण, संतुलन, सामाजिक अनुभव, ये सक्रिय अन्वेषण, एक्टिव एक्सप्लोरेशन, एक्टिविटी, उसके बाद जैविक परिपक्वता। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन जो है पेपर में बन सकते हैं। बन सकते नहीं भाई, बने हैं ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को जो है लिया है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण। पीछे अभी मैंने आपको स्टेजेस बताए थे कि जो है इन्होंने जो है विकास को जो है असतत बताया। तो असतत क्यों बताया है तो यहाँ से हम पढ़ेंगे। जो 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा रहेगा उसका कितना विकास होगा, जो इन्होंने जो विकास को सिर्फ असतत बता दिया है। तो देखते हैं भाई जो 0 से 2 वर्ष तक का जो बच्चा है वो कौन सी स्टेज में आएगा, उसका क्या विकास होगा, क्या क्या पॉइंट्स होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है इंद्रियगामक चरण, ये स्टेजेस है यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जैसे कि 2 चीज़ें आपको जो है इसमें मेन याद रहना चाहिए। सेंसरी यानी कि बच्चा जो है इंद्रिय से सीखेगा, इंद्रिय नाम ही है इस जो है इसका पॉइंट का। तो बच्चा इंद्रियों से सीखेगा और उसका मोटर डेवलपमेंट होगा इस स्टेज में। ठीक है, 2 पॉइंट तो आपको याद होगा और ये ना ही कभी भूल पाओगे। इस चरण में कौन से बच्चे आते हैं? जो 0 से 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो इस चरण में आते हैं। इसमें बच्चा अपने इंद्रियों, कान, आँख, नाक, मुंह, जीभ से सीखता है। कैसे सीखता है इसका भी एग्जाम्पल दूं क्या? चलो देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी क्रिया बच्चे अपने आसपास हो रहे हैं वो सारी चीज़ों से बच्चा सीखता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि बच्चा जो है अपनी इंद्रियों से किस प्रकार सीखता है। लाइक आपका जो है एक बच्चा है, काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है, मैंने अपना स्टैटिक्स देखा है चैनल का, तो 25 से लेके 35 के बीच की जो महिलाएं हैं, महिलाएं ज़्यादातर देखती हैं, हमारी जो बहनें हैं वो ज़्यादातर देखती हैं और पुरुष भी देखते हैं इतने ही उम्र के। तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो है बेबी होगा। तो आपने कभी नोटिस किया है बेबी को कि जैसे ही आप अपने गोद से दूसरे की गोद में जैसे ही अपने बच्चे को देते हो तो वो रोने लगता है। भाई उसको क्या पता कि इतना छोटा है कि वो मेरी मम्मा है या ये मेरी मम्मा है, उसको तो नहीं पता होना चाहिए और ना ही पता भी नहीं होता उसको। लेकिन यहाँ पे उसके सेंसेस काम आते हैं। सेंसेस आर टीचर, इंद्रियां काम आते हैं। यानी कि उसको जो अपनी माँ की गोद में जो फील आता है ना, जो कंफर्टेबल होता है,
वो फिर समझ जाता है कि ये तो मेरी माँ नहीं है, क्योंकि मैं अपनी माँ की गोद में था तो मेरे को इतना ज़्यादा फ़ील आ रहा था, इतना मतलब वो उसके टच जो होते हैं ना, टच वाले सेंसेस वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होते हैं। उसके बाद इसी में कुछ और भी पॉइंट है, बच्चा जो है इस उम्र में नकल करना सीख जाता है, जो बड़ों की जो है कॉपी करना सीख जाता है, और जो भी वो कॉपी करता है ना उसका डिले इमिटेशन करता है। डिले इमिटेशन का मतलब है कि अगर उसने नकल आपकी आज की है तो उसका परिणाम वो आपको 2-4 दिन बाद दिखाएगा। 2-4 दिन बाद दिखाने का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसके सामने मेकअप कर रहे हो, ऑन द स्पॉट आपके सामने मेकअप नहीं करेगा। आप कभी चले जाओगे, कहीं बाहर चले जाओगे और जब आओगे ना घर में, तो वो जो है मेकअप में लता-पूता मिलेगा। कभी आप आटा गूँध रहे हो, आपके फेस पे ऐसा होता है ना, महिलाएँ आटा सानती है, तो कभी-कभार उनके फेस पे ऐसे मतलब अपने बालों को ऐसे ऊपर करने के लिए ऐसे करती है, तो उसके फेस पे लग जाता है। तो वो क्या करेगा, वो पूरे आटे को ही अपने मुँह पे लगा लेगा। तो इसमें बच्चा जो है नकल करना सीख जाता है, लेकिन वो नकल जो है डिले करता है, यानी कि बाद में देरी से करता है। उसके बाद जो है बच्चे में जो है वस्तु स्थायित्व आ जाती है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। अर्थात किसी भी वस्तु को देखने के बाद जो है वह बच्चा उस वस्तु को भूलता नहीं है, और इसी स्टेज में जो है उसमें लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु को भूल भी जाता है। कहने का अर्थ यही है कि अगर उसको 1 रुपए की टॉफ़ी दिखा दोगे तो वो जो है क्या करेगा, उसको भूलेगा नहीं 1 रुपए की टॉफ़ी को। लेकिन इसी वाली स्टेज में इस चीज़ का लैक भी करता है। लैक करने का मतलब हो गया कि अगर उसके सामने से 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट के लिए भी हटा लोगे तो फिर वो अपने में मस्त हो जाएगा, खेलने लगेगा। उसको नहीं मालूम होगा कि मेरे को जो है 1 रुपए की टॉफ़ी के लिए हमारे मामा ने या मामी ने जो है, या अंकल ने, चाचा ने, मम्मी ने, मामा ने, जिसने भी जो है हमको ललचाया था, लेकिन वो उस चीज़ों को भूल जाएगा। ठीक है भाई? उसके बाद नेक्स्ट है, इसी स्टेज में बच्चा जो है दिशा निर्देशित व्यवहार, यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना चालू कर देते हैं। यानी कि कुछ भी चीज़ रखा है, अब जब तक उस चीज़ को लेगा नहीं, जब तक वहाँ पे कोशिश करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। उसके बाद इसी चरण में बच्चे की जो मांसपेशियों का जो विकास है वो शुरू हो जाता है और तेज़ी से जो है होता है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। तो ये तो हमारा था सेंसरी मोटर स्टेज। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए। पियाजे का वह कौन सा चरण है जिसमें बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखता है? पीछे मैंने आपको बताया, इसका आंसर आप मुझे दोगे। ये आपके सामने है, इसका आंसर आप मुझे दोगे। इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगा, बहुत आसान है। अभी अगर वीडियो देख रहे हो तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो। उसके बाद है दूसरा चरण है हमारा पूर्व संकेतात्मक चरण, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले जो इस स्टेज में जो बच्चा आता है, 2 से 7 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो इस वाले स्टेज में आता है। इसमें बच्चे को में जो है एनिमिज्म आ जाता है। एनिमिज्म का मतलब होता है कि बच्चा जो है सजीव और निर्जीव में जो है अंतर नहीं कर पाता है। ध्यान रखना इस वाले पॉइंट को, इस पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन भी आगे आने वाला है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसमें जो बच्चा जो है सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। सजीव का मतलब हो गया जो जिंदा चीज़ है, और निर्जीव का मतलब हो गया जो मतलब जिंदा चीज़ नहीं है, मतलब मरा हुआ चीज़ है, मतलब जो मतलब नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग। अब इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूँ। लाइक बच्चा जो है क्या होता है, कभी कभार बच्चे को जो है मतलब कहीं पे पैर अटक के जो है वो क्या करता है, गिर जाता है, या दरवाजे में उसका चोट लग जाता है। क्या करता है, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है। तो उसकी मम्मी क्या करती है कि अच्छा मेरे बाबू को किसने मारा, इस दरवाजे में, ये ले, ये ले। तो बच्चा क्या करता है, वो खुश हो जाता है। उसको नहीं मालूम कि ये जो है उसकी मम्मी ने जो नॉन लिविंग थिंग को मारा है, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बच्चा जो है खुश हो जाता है उसको, क्योंकि एनिमिज्म उसमें होता है, यानी कि जीववाद का ज्ञान नहीं होता है। उसके बाद इस वाले स्टेज में बच्चा प्री स्कूल एज में होता है, प्री गैंग एज में, यानी कि इसके बाद वाली अवस्था में बच्चा जो है क्या करेगा, स्कूल जाने लगेगा, प्रॉपर तरीके से गैंग टोली बना के रहने लगेगा। ये उससे पहले वाली अवस्था है। इसमें बच्चे का तर्क का अभाव रहता है, यानी कि बच्चा जो है लॉजिक नहीं लगा पाता है कोई सी भी चीज़ पे। इसमें एक ही पॉजिटिव है, वो सिंबॉलिक थॉट, यानी कि सिंबल्स के माध्यम से जो है बच्चा इसमें सीखता है। यही इसमें पॉजिटिव है, बाकी ये सारी चीज़ें है क्या इसमें नेगेटिव है। उसके बाद है अहम केंद्रितावाद, यानी ईगोसेंट्रिज्म। इसमें हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखता है बच्चा, दूसरे के परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव को नहीं समझता है। यानी कि अगर उसको जो है मतलब कोई चीज़, ये डोरेमोन अच्छा लग रही है, तो उसको लगेगा कि भाई हर किसी को डोरेमोन अच्छी लग रही है। आपने ऐसा देखा भी होगा कि जब बच्चा कार्टून देखता है, आप उससे छीन के जो क्या करते हो, यदि आप अपने सीरियल या न्यूज़ चैनल वगैरह फादर वगैरह लगा लेते हैं, तो क्या करता है, वो फिर रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो मुझे अच्छी लग रही है वही मेरे पेरेंट्स को भी अच्छी लग रही है, वही मेरे दीदी भाई बहन सबको वही अच्छी लग रही है। तो बच्चे में जो अहम केंद्रितावाद की क्या होती है, समझ नहीं होती, इसमें प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। दिक्कत वैसी नहीं है जो है मेडिकल उसमें ट्रीटमेंट से सही होगा, ये बच्चों में ऑटोमेटिक फिर ये जाती है। उसके बाद है बच्चे में जो है संरक्षण का अभाव, यानी कि लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है। यानी कि 20 रुपये का सिक्का अगर आप बच्चे को दिखाओगे और 20 रुपये का नोट दिखाओगे, तो वो
किसको चूज़ करेगा, वो 20 रुपये के सिक्के को चूज़ करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा होते हैं, बच्चे में जो है संरक्षण का अभाव रहता है। समझ गए? उसके बाद है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, इसी में होता है बच्चे में। ये एक प्रकार की जो है सोच होती है, इसमें हम एक विशेष उदाहरण या डाटा के आधार पे नए उदाहरण के बारे में अनुमान लगाते हैं, यानी कि प्रीवियसली कोई भी डाटा हमारे पास है तो उसी के आधार पे नए डाटा को हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। ये बच्चा जो इसमें करने लगता है। उसके बाद है सेंट्रेशन, केंद्रीकरण। सेंट्रेशन का मतलब है कि बच्चा किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, जैसे कि किसी वस्तु के आकार, बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। बच्चे में जो है सेंट्रेशन आ जाता है। सेंट्रेशन का मतलब है, तो जैसे कि अगर उसको ये वीडियो दिखाओगे ना, तो इस वीडियो में कितनी सारी चीज़ें, अगर मैं आपसे पूछूं कितनी सारी चीज़ें, तो आप बताओगे कि ये जो है ये बॉर्डर लाइन है, और ये ऑरेंज कलर है, ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर के बाद इसमें जो है ये ब्लैक कलर से टेक्स्ट है। आप इतनी सारी चीज़ें बता दोगे। लेकिन जो ये 2 से 7 साल का जो बच्चा है ना, उसको बोलोगे ना बेटा इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो उसको सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगी, वो सिर्फ ग्रीन कलर को ही देखेगा और चीज़ों को देखेगा ही नहीं। तो इसको हम बोलते हैं केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। एक ही चीज़ पे वो क्या करता है, स्थिर रहता है, बाकी चीज़ों को वो नज़रअंदाज करता है। इरिवर्सिबल थिंकिंग होती है, यानी कि वो घर से स्कूल चला जाएगा, स्कूल से घर नहीं आ पाएगा, उसको इसमें दिक्कत आएगी। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में सीटेट के द्वारा पूछा गया है। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद आरू कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को किस अवस्था में इस बच्चे में इस तरह के तर्क देते हैं, यानी कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किस अवस्था में जो बच्चे जो इस प्रकार के तर्क देते हैं कि भाई उस नॉन लिविंग थिंग ने जो है ऐसा बोलता नहीं है बच्चा, कहते हैं कि भाई इस रस्सी ने मुझे गिराया है। आई थिंक अब आप मेरे जो है आंसर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो अब जो है इसका भी आंसर आप मुझे कॉमेंट करोगे। इससे आसान क्वेश्चन तो आई थिंक मतलब समझ रहे हो ना, जो वो एनिमिज्म वाला था ना, वही है इसका। तो चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक नहीं है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। नहीं यार, ये ज़्यादा हो जाएगा, सारा कमेंट ही करा लूंगा तो फिर मैं क्या बताऊंगा। तो भाई इसका जो मुख्य गुण होता है ना, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर हम, अगर आपको नहीं भी पता होगा तो आप कैसे निकालोगे। तो देखो भाई, अगर आपने सिद्धांत पढ़ रखा है अमूर्त सोच, इसमें बच्चा अमूर्त सोच तो आता नहीं, इसके नेक्स्ट वाले में आता है, तो पहला ऑप्शन कट। उसके बाद चलो नीचे से देखते हैं। संरक्षण और पदार्थ को क्रमबद्ध करने की क्षमता होती है, यानी कि क्लासिफिकेशन, इससे नेक्स्ट वाले में आएगा। उसके बाद अमूर्त वाले में आएगा। उसके बाद परिकल्पित निगमनात्मक सोच, वो तो फॉर्मल वाले में लास्ट 4th वाले में आएगा। उसके बाद अमूर्त सोच का विकास, ये भी जिससे नेक्स्ट वाले में आएगा, बचा सेकंड। तो सेकंड आंसर इज द करेक्ट, यानी कि इसमें बच्चा जो है, अभी केंद्रीकरण के बारे में मैंने आपको बताया ही है, सेंट्रेशन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संज्ञानात्मक चिंतन जो मैं आपको स्टेज बता रहा हूँ उसी से संबंधित है कि मुख्य विशेषताओं में से एक है, यानी कि पूर्व संज्ञानात्मक चिंतन की एक विशेषता नीचे दे रखी है। ये जो विशेषताएं हैं वो नीचे दे रखी है, इनमें से कोई एक ही है, वो आपको बताना है। अब वो कौन सी है, वो उसके बारे में बताया गया है कि जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने, यानी कि नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। यानी कि जो बच्चा है ना, अगर कोई भी वस्तु को देख रहा है तो सिर्फ उसके एक ही चीज को देखेगा, बाकी चीजों को वो नजरअंदाज करेगा। अगर उसके रंग को देख रहा है तो सिर्फ रंगों को ही देखेगा, अगर उसके आकार को देख रहा है तो सिर्फ आकार को ही देखेगा, बाकी सारी चीजों को वो नजरअंदाज कर रहा है। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है। बस थोड़ा बहुत इन्होंने जो है उपेक्षा प्रवृत्ति संदर्भित कर देते हैं, तो क्या होता है, इससे जो क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ट्रिकी हो जाता है, बच्चे को आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर 3rd वाला है, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण कैसे है वो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये अभी मैंने आपको पढ़ा है। केंद्रीकरण, सेंट्रेशन का मतलब है कि बच्चा किसी एक चीज पर ही ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि किसी वस्तु के आकार, और बाकी चीजों को वो क्या करता है, उपेक्षा यानी कि नजरअंदाज कर देता है। समझ में आ गया। थ्योरी में मैंने सारे पॉइंट जो है एक एक पॉइंट करके रखे हुए हैं। थ्योरी अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, उसके बाद आपको नहीं इन सब ये आलतू फालतू, ये सीटेट का चाचा भी नहीं रोक पाएगा आपको क्वेश्चन करने से, ध्यान रखना आप। उसके बाद है हमारा संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण में जो है 3रे चरण पे हम आ गए। पहले चरण बता दिया आपको, दूसरा चरण मैंने अभी पीछे बता दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से सीटेट ने प्रीवियस ईयर पूछे वो बता दिया है। तीसरा चरण है मूर्त संज्ञानात्मक चरण, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि जो सेकंड चरण में जिसमें बच्चा जो है अभाव रह जाता था, वो इरिवर्सिबल चीज़ें नहीं कर पाता था, यानी कि बच्चा स्कूल तो चला गया, स्कूल से घर नहीं आ पा रहा, वो सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव हो जाएगी, वो सारी चीज़ें बच्चे में आ जाएगी। कहने का मतलब ये है।
इस चरण में बच्चा जो है 7 से 11 वर्ष तक का बच्चा होता है। इसमें सबसे पहले बच्चे में जो है डिसेंट्रेशन आ जाती है। डिसेंट्रेशन का मतलब है कि अब वो एक चीज पे केंद्रित नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है ना, किसी महिला मित्र को देख रहा है, उसके हर पक्ष को देखेगा कि वो कितनी सुंदर है, उसके बाल कितने सुंदर है, वो हर चीज को देखेगा। सिर्फ ये नहीं देखेगा कि वो कितनी सुंदर है, वो गोरी है। इससे पहले वाले स्टेज में वो देख रहा था कि वो सिर्फ गोरी है, उसके रंग को देख रहा था। अब वो ये भी देखेगा कि मेरी जो महिला मित्र है वो सिर्फ गोरी ही नहीं, उसके बाल कितने घुंघराले हैं, तो ये चीजें भी देखेगा। ठीक है भाई। उसके बाद है परिवर्तन की समझ आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी उसमें जो है आ जाती है। बच्चा अगर घर से स्कूल गया तो स्कूल से घर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा इसमें तर्क करने लगता था, पीछे वाले में वो तर्क करने का अभाव रह जाता था। उसमें वस्तुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करने लग जाता है, यानी कि रंग के आधार पे, आकार के आधार पे जो है वो क्या करता है, अगर कोई चीज लाल है तो उसको लाल को लाल में रखेगा, और कोई चीज अगर बड़ी चीज डंडा वंडा है तो उसको डंडे वंडे में रखेगा। ठीक है भाई। उसमें ट्रांसटिविटी आ जाती है। ट्रांसटिविटी का मतलब है यदि उसको 50 रुपए के सिक्के दोगे, यानी कि 1-2 रुपए के सिक्के, और 100 रुपए का नोट दोगे, तो किसको लेगा? पहले वाले केस में था कि वो 50 रुपए के सिक्के को लेगा, लेकिन इस वाले केस में वो 100 रुपए के नोट को लेगा। वो समझदार हो गया अब। उसके बाद इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है जो कि सीटेट ने प्रीवियस ईयर में पूछा है। ये क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, जो अभी हम ये सिद्धांत पढ़ रहे हैं, इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता है जो पूर्व संज्ञानात्मक सोच को, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है उसको जो है पूर्व संज्ञानात्मक सोच से अलग करती है, यानी कि प्री ऑपरेशनल से अलग करती है। तो प्री ऑपरेशन भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, और मूर्त संज्ञानात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल भी अच्छे से पढ़ा दिया है। दोनों में एक ऐसी सोच थी जो इन दोनों को आपस में अलग करती है। वो क्या थी? वो थी ऑब्जेक्ट परमानेंस की, यानी कि वस्तु स्थायित्व की जो सोच थी वो जो है इन दोनों को अलग करती है। अगर आप नहीं सही से पढ़ रहे हो तो भाई ध्यान से पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ध्यान रखना, कंटेंट अगर आप जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब ये ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है ये मैंने पीछे अभी बता ही दिया आपको। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था को विशेषित करता है? इनमें से कौन सा ऐसा जो विचार है जो इस वाली अवस्था में आया है मूर्त संज्ञानात्मक में? तो देखो भाई, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, तो इसमें तो निगमनात्मक ये तो आ जाएगा आपको फॉर्मल ऑपरेशनल में, यानी कि सबसे लास्ट वाले में आएगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद आ गया संरक्षण और कक्षा समावेशन का। तो आपको ध्यान होगा मैंने संरक्षण वाला पॉइंट आपको जो है इस वाले टॉपिक में पढ़ा है, तो जो करेक्ट आंसर है उसका सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर है। और बाकी प्रतीकात्मक खेल, विचार, ये सब जो है सब फालतू के पॉइंट है, कुछ नहीं दे रखा। आप ध्यान रखना कि जो मैं आपको कंटेंट पढ़ाता हूँ उसमें जो कीवर्ड बता रहा हूँ ना, उस कीवर्ड्स, क्योंकि आपके पास सीटेट में इतना टाइम नहीं होगा कि आप जो है सारे इन सभी पॉइंट्स को जो है पढ़ो। ठीक है, जैसे मैंने ये संरक्षण वाला बता रखा है, तो यही तो पूछा नहीं कि इस अवस्था को क्या विशेषित करता है, तो भाई ये संरक्षण वाला पॉइंट पढ़ा रखा है तो यही विशेषित करता है, तो करेक्ट आंसर यही है। उसके बाद चलो हम नेक्स्ट, जो ये हमारा है जो है अमूर्त संज्ञानात्मक चरण, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये लास्ट स्टेज है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण में, चौथा चरण है। अब इसमें क्या होता है इसको भी ध्यान से पढ़ना क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आगे। इस चरण में 11+ वर्ष के बच्चे इसमें जो है होते हैं। अब बच्चा जो है अमूर्त विचार यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थॉट करना शुरू कर देता है, यानी कि जो उसके सामने नहीं भी है उस पर भी विचार करना शुरू कर देता है, और जो है अपने ख्याली पुलाव पकाने लगता है बच्चा। उसके बाद काल्पनिक निगमनात्मक तर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को जो आप ध्यान से दिमाग में रखना। जैसे हाइपोथेटिको या डिडक्टिव या काल्पनात्मक या निगमनात्मक तर्क ऐसा शब्द कहीं भी आए तो आप बेझिझक जो है इस वाले पॉइंट को जो है ऑप्शन में टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद किसी भी चीज को समझने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना काल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क कहते हैं। उसके बाद है इसमें बच्चे को किशोर अहम केंद्रिता यानी कि एडोलेसेंस एगोसेंट्रिज्म की जो है बच्चों को जो है दिक्कत हो जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चों को लगता है कि सभी का जो ध्यान है उसी के ऊपर है, लेकिन जो असल में होता है ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जो एडोलेसेंस में जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब बन ठन के रहते हैं, और बाल वाल में पूरा जेल वेल तोप ताप के रहते हैं। कई बार मम्मी बोलती है अरे भाई शादी करने जा रहा है क्या? आप कभी बोलते हो ना अपने पेरेंट्स को भाई शादी वादी हो गई क्या तेरी, लग गई है क्या, या कोई किसी को पटा लिया तूने? तो इसमें जो है बच्चा काफ़ी ज़्यादा बन ठन के रहता है। क्यों? उसका तर्क यही है कि बच्चे में जो है एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म होता है, यानी कि उसको लगता है कि सभी का ध्यान उसी के ऊपर है, इसलिए जो है वो बन ठन के रहता है इस वाले स्टेज में। तो भाई ये जो है पूरा खत्म हो गया। अब हमारा नया टॉपिक शुरू हुआ है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा था
तो मैंने क्वेश्चन दिया भी नहीं है। तो अब जो है हमारा नया टॉपिक है पियाजे के सिद्धांत से हमारा है ये स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, यानी कि योजना, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, ढांचा, स्वरूप, ये सब बोल सकते हैं। तो पियाजे के अनुसार स्कीमा वह मानसिक संरचना होती है जिसकी मदद से हम दुनिया को समझते और जानकारी को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। यानी कि आपके दिमाग में किसी भी चीज़ को लेके क्या माइंडसेट पहले से बना हुआ है, क्या पिक्चर आपके मन में पहले से, उसी को स्कीमा कहते हैं। समझ में आया भाई? चलो भाई, यह हमारे अनुभव और ज्ञान का एक ढांचा होता है। आपके लाइक कोई भी चीज़ आपके सामने है, लाइक आपके सामने डॉगी है, तो डॉगी ऐसा तो है नहीं कि उसको आपने फर्स्ट टाइम देखा। ये आपके अनुभव पहले से आपने देखा, ये आपके माइंड में पहले से फीड है, जिससे हम नई चीज़ों को समझने या सीखने में मदद मिलता है। कोई भी नई चीज़ आई तो उसको आप जो है प्रीवियस ज्ञान से, प्रीवियस नॉलेज से जो है उसको एडजस्ट करके देखते हो। सेम खा गया तो ठीक है, नहीं खाया तो उसको फिर क्या करते हो, मॉडिफाई करके ऐड कर लेते हो। तो इसी को हम स्कीमा बोलते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद है उदाहरण के तौर पे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट उदाहरण, क्योंकि उदाहरण के बिना कोई भी टॉपिक जो है ना हमारा कंप्लीट नहीं है। तो उदाहरण सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। तो उदाहरण देख लेते क्या है भाई। उदाहरण के तौर पे एक बच्चे को पता है कि कुत्ते के 4 टांगे होती है। उसने एक दिन बिल्ली को देखा और वह जो है पहले सोच सकता है कि बिल्ली भी कुत्ते की तरह 4 पैरों वाला है, क्योंकि दोनों में यह समानता है। इस तरह बच्चा जो है नई जानकारी को पुरानी स्कीमा के हिसाब से समझता है। अभी मैंने आपको बताया ये सारी चीजें कि जो है एक बच्चे को जो है बताया गया उसकी शिक्षक के द्वारा या उसके जो है माता पिता के द्वारा बताया गया कि बच्चे जो कुत्ते के जो होते हैं 4 टांगे होते हैं। उसने एक दिन जो है देख लिया बिल्ली को। बिल्ली के बारे में उसके घर में किसी ने नहीं बताया, तो उसने क्या सोचा, उसने अपने प्रीवियस जो स्कीमा में जो नॉलेज फीड थी उसने उससे जो है उसको मैच किया कि अच्छा ये क्या जानवर आ गया, इसके भी तो 4 टांग है, यानी कि ये भी कुत्ता हुआ। तो फिर किसी ने उसको बताया नहीं बाबू ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है। तो फिर क्या किया, वो उसने अपने प्रीवियस नॉलेज से जो है नई जानकारियों को अपने स्कीमा में क्या किया, ऐड कर लिया, और इसी से जो वो सारी चीजें समझ गया। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी है, वो भी देख लेते हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? बहुत आसान है भाई, स्कीमा है। अभी मैंने पीछे ये सीधा सीधा आपको बताया ही है। उसके बाद चलिए अब हमारा नया टॉपिक आता है संतुलन की प्रक्रिया है। संतुलन की प्रक्रिया ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आप समझ नहीं सकते। ये जो है बहुत ज्यादा, यानी कि इक्विलिब्रेशन का प्रोसेस आप जान लो कैसे होता है। यानी कि संतुलन किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो संतुलन बेसिकली 2 प्रकार से हम कर सकते हैं, अनुकूलन के माध्यम से और संगठन के माध्यम से। अब अनुकूलन में भी 2 पॉइंट होता है, आत्मसात यानी कि एसिमिलेशन और समायोजन यानी कि एकोमोडेशन। और बेसिकली जो क्वेश्चन आता है ना वो संगठन से नहीं आएगा आपका, इन्हीं 2 पॉइंट से आएगा, यानी कि एसिमिलेशन से आएगा और एकोमोडेशन से आएगा। चलो भाई देख लेते हैं हम ये जो संतुलन की प्रक्रिया में जो पहला अनुकूलन होता है, क्या होता है अनुकूलन। उसके बाद फिर इसके 2 सब पॉइंट भी पढ़ लेंगे। तो अनुकूलन में क्या होता है, अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा अपने पर्यावरण के साथ मेल खाने के लिए अपने सोचने और समझने के तरीकों को बदलता है, और यह जो है 2 तरीकों से बदलता है। ये 2 चरण कौन कौन से हैं? 2 चरण ये वाले हैं। पहला आत्मसात करता है किसी भी जानकारी को, और समायोजन करता है। आपको नाम से ही पता चलना चाहिए। आत्मसात का मतलब होता है कि कोई भी नई जानकारी उसके सामने आई जिसके बारे में उसने किसी से नहीं सुना, वो उस जानकारी को अपने दिमाग में नॉर्मली फिट कर लेता है। इसमें कोई नोक झोंक नहीं। कोई भी चीज आया, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे कि संतुलन की प्रक्रिया आज से पहले आपने नहीं सुना तो आज मेरे मुंह से सुन रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपने दिमाग में फिट कर रहे हो। दूसरा होता है समायोजन यानी कि एकोमोडेशन। एकोमोडेशन को आपको कैसे याद रखना है? एकोमोडेशन का मतलब एक होता है कि मतलब बेसिकली घर भी बोलते हैं हम, कि एकोमोडेशन को बेसिकली घर भी बोलते हैं। तो हम बेसिकली घर में क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से ना एडजस्ट मॉडिफाई करते हैं सामान को, कि हमें ये चीज़ यहाँ पे पसंद नहीं है तो उसको वहाँ से उठा के वहाँ डाल देंगे, उसको वहाँ से उठा के वहाँ डाल देंगे। इसी प्रकार से इसमें भी है, किसी पूर्व जानकारी को संशोधित करना या मॉडिफाई करके अपने दिमाग में जोड़ना। यानी कि बच्चे को कुत्ते के बारे में पता था लेकिन बिल्ली के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब उसको जो है बिल्ली के बारे में भी पता चल गया। भाई बिल्ली जो है एक अलग जानवर होता है, लेकिन वो कुत्ते की तरह ही उसके भी 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, एक मुंह होता है, नाक होता है। उसने क्या किया, अपने प्रीवियस नॉलेज में मॉडिफाई किया और इस चीज को जो है उसने जोड़ लिया, जैसे कि मैंने अभी आपको घर का एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है। उसके बाद होता है संगठन। इससे क्वेश्चन नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। संगठन में क्या होता है, दिमाग में किसी भी जानकारी को ऑर्गेनाइज या व्यवस्थित रूप से रखना जिससे वह नई जानकारी को समझने में सक्षम हो। यानी कि ऑर्गेनाइज रूप से आप रखते हो, जैसे कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आप जो है सारी चीजों को ऑर्गेनाइज रूप से रखते हो, ताकि जो आप रिवीजन करो तो आपके जो है क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इसी प्रकार से जो है इसमें है।
कि मतलब सारी इन्फॉर्मेशन को जो ऑर्गेनाइज रूप से रखते हैं, ताकि कि कोई भी चीज़ नई जानकारी उसके सामने आए तो उसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, तो चलो भाई गाइस, फाइनली इस वीडियो का हमारा ये लास्ट टॉपिक है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का प्रोसेस क्या है, ये बेसिकली पेपर में जो है इनके पॉइंट्स जो है असर्शन एंड रीजनिंग में पूछ लेते हैं, तो भाई ये भी करना, हम किसी भी मतलब रिस्क नहीं ले सकते, हर एक पॉइंट को हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो भाई, अब आप क्या करोगे, आप अपने आंखों को करो बंद, और जैसा जैसा मैं आपको इनपुट दूँ ना, उस हिसाब से आप अपने दिमाग में इमेजेस लाना। ठीक है, सबसे पहले आप अपने आंखों को कर लो बंद। आंखों को कर लिया बंद, तो सबसे पहले आपके सामने एक नई जानकारी आई। नई जानकारी क्या है, वो है हॉर्स, यानी कि घोड़ा आपके सामने आया। तो क्या हुआ कि इसको जो है आपने क्या किया, अपने दिमाग में जोड़ लिया। घोड़े की जो जानकारी है अपने दिमाग में आपने जोड़ लिया। अब इससे क्या हुआ कि वह जो जानकारी है वह आपके पुराने ज्ञान से, यानी कि जो पुराने जो आपके माइंड में जो घोड़े की इमेज थी ना, उससे मैच कर गई। तो अब आपके दिमाग में क्या हुआ कि अब आपके दिमाग में संतुलन हो गया। संतुलन होने के बाद इतना तक सब कुछ सही चल रहा था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आई, यहाँ पे अब एक नई जानकारी आपके सामने, एक नई स्थिति क्रिएट हुई, नई सिचुएशन क्रिएट हुई। उसमें जो है आपके सामने क्या हुआ, उसमें आपके सामने आ गया एक वो है आपके सामने जेब्रा। जेब्रा भी घोड़े की तरह ही दिखता है। अब क्या हुआ, अब आपके दिमाग में असंतुलन हो गया। असंतुलन कैसे हो गया कि नई जानकारी जो है मौजूदा ज्ञान से मेल नहीं खाई, यानी कि आपके दिमाग में घोड़ा फिट था और आप जो है क्या हुए, आप कंफ्यूज हो गए कि भाई घोड़ा तो ऐसे होता है, इसके ब्राउन कलर के ये है, और ये क्या है, ये भी तो घोड़े की तरह ही दिखता है, लेकिन ये तो घोड़ा नहीं लग रहा है मुझे। तो क्या हुआ, उसमें जो है आपका दिमाग में असंतुलन हो गया। अब इसको क्या करना है, अब इसको आप करोगे समायोजन। ये जो नई जानकारी है इसको क्या करोगे, अपने घोड़े वाली जानकारी के साथ जो है इसको मॉडिफाई करोगे कि नहीं भाई, एक घोड़ा अलग जीव होता है और जेब्रा अलग जीव होता है। तो इसको क्या करोगे, मॉडिफाई करके जो है आप अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड कर लोगे। अब आप अपनी आंखें कर लो ओपन, और ये देखो भाई, ये हमने एडेप्टेशन की प्रोसेस पढ़ ली है बड़े प्यार से। आप इसको एक बार जो है अच्छे से बिल्कुल ऐसे ही जो क्या करना, पॉइंट्स बनाना, और इसको अच्छे से जो है रोज रिवाइज करना मॉर्निंग में। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।